नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में आज चल सकती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई। किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है मौजूदा कानून। उन्नीस तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक में सामने आएगा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम। 20 तारीख को शपथ ले सकती है नई सरकार। दिल्ली एनसीआर समेत बिहार के सिवान में भूकंप से हिली धरती। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की लोगों से शांत, सतर्क और सावधान रहने की अपील। महाकुंभ में करीब 53 करोड़ लोगों ने किया स्नान। वहीं रेलवे की ओर से सभी यात्रियों के लिए इंतजामों में बढ़ोतरी। रविवार को प्रयाग क्षेत्र से 388 गाड़ियों का हुआ संचालन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन पर आपात शिखर बैठक के लिए पेरिस जाएंगे यूरोपीय संघ के नेता। अमेरिका ने कहा वास्तविक शांति वार्ता का हिस्सा होगा यूरोप। और खबरों की शुरुआत करते हैं एक बहुत रोमांचक सवाल के साथ। दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये सवाल अब लाख टके का हो चुका है। जिस तरह से बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली का किला शानदार अंदाज में फतेह किया है, उसी भव्य तरीके से यहां नई सरकार अपने अस्तित्व में आएगी। आज होने वाली विधायक दल की बैठक तो टल चुकी है, लेकिन अगली बैठक कब होगी? सूत्रों का मानना है कि अब विधायक दल अपने नेता का चुनाव 19 तारीख यानी 2 दिन बाद करेंगे और अब अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये भी खबर आ रही है कि 20 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम की जिम्मेदारी महासचिव तरुण चुग देखेंगे। जानकारी के मुताबिक सभी 48 नवनिर्वाचित भाजपा विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा, जो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। इसके लिए भाजपा जल्द ही केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी, जो विधायकों से रायशुमारी करने के बाद सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे। फिलहाल सीएम की रेस में नई दिल्ली सीट से विधायक प्रवेश वर्मा, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय के जो नाम है वो रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है उसमें फैसला लिया जाएगा, जो कि 19 फरवरी को होनी है। और बीजेपी के जो पर्यवेक्षक हैं उनकी भूमिका इसमें अहम हो जाती है। इसी पर जानकारी के साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिलवालों की दिल्ली है और दिलवालों की दिल्ली में जो दिल धड़क रहा है वो बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार अगले 5 सालों के लिए यहाँ की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। लेकिन अभी वक्त है 2 दिन का। देखिए, सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है ये तो स्पष्ट है जनादेश से कि बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है। लेकिन 48 घंटे बाद ये पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या महिला मुख्यमंत्री होंगी या फिर युवा मुख्यमंत्री होगा या कोई अनुभवी चेहरा होगा। तो 19 तारीख को यह बैठक है दोपहर बाद, और 20 को ही शपथ ग्रहण है। ये कहा जा रहा है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है। तो अब इंतजार बहुत लंबा नहीं है। कल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक चर्चा हुई दिल्ली भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ, उसके बाद ये कहा गया कि जो शपथ ग्रहण की तैयारी है वो जोर शोर से शुरू कर दी जाए। पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान आज कर दिया जाएगा शाम तक, ये भी जानकारी दे दी गई। और विधायकों को ये एक तरह से अनौपचारिक तौर पर ये बता दिया गया है कि 19 को संभवतः बैठक हो सकती है। यानी आप देखें कि अब ज़्यादा समय नहीं है जब ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। शैलेंद्र, लेकिन क्योंकि खबरों की दुनिया है और खबरों का जो बाजार है वो इस पूरी खबर से भी कहीं ना कहीं गर्म है कि जिस तरह से हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया गया, जो अप्रत्याशित माना गया था, कुछ ऐसा ही दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। ये देखिए, बिल्कुल इससे इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अलग है। जो नाम चर्चा में होते हैं कई बार वो नाम सामने नहीं आते, कई बार चर्चा वाले नाम ही सामने आ जाते हैं। देखिए, चर्चा में कौन से नाम है? सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा का,
स्वाभाविक तौर पर चूंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और संस्थापक को, तो ऐसे में उनकी एक दावेदारी है। युवा चेहरा है, सांसद रहे हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं, तो उनका नाम जरूर चर्चा में है कि वो दावेदारी है। मैं दावेदारी की बात कर रहा हूँ। दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता, अनुभवी चेहरा है। बीजेपी में देखें तो कई बार के विधायक हैं। बीजेपी जब 3 विधायकों वाली पार्टी थी तब भी वो चुनकर आए थे, तो अनुभवी नाम है, उनका नाम काफ़ी चर्चा में है। तीसरा नाम है रेखा गुप्ता का, कि जो महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो उसमें उनके नाम की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या उन्हें आगे किया सकता है। इस तरह से आप देखें तो आधा दर्जन से ज़्यादा नाम है कि अगर उप मुख्यमंत्री भी रखा जाता है तो क्या सिरसा उप मुख्यमंत्री होंगे, या इस तरह से कोई कम्बिनेशन बनाया जाएगा, कोई सिख उप मुख्यमंत्री हो सकता है, या इन सब बातों पर चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, कयासबाजी हो रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसका कोई संकेत बीजेपी के आला कमान की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये स्पष्ट है कि जो भी नाम होगा उस पर एक चर्चा हो चुकी है। अब विधायकों की बैठक में वो नाम सामने रखा जाएगा और विधायकों की सहमति ली जाएगी, ये हमें संकेत मिल रहे हैं, और आज शाम तक पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाएगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर है, यहाँ तरुण चुग की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि सारा दारोमदार उन पर भी है और पर्यवेक्षकों की भूमिका तो तय होगी ही। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए चुनौतियाँ बहुत हैं, तो वो सब परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को देखते हुए किस तरह से आने वाले मुख्यमंत्री पर दारोमदार होगा उन तमाम वादों को पूरा करने का जो वायदे किए गए थे चुनावों से पहले। जी देखिए, जो सबसे बड़ा वादा है उसमें अगर आप कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का या फिर अतिरिक्त तमाम योजनाओं को शुरू करने से इतर देखें तो यमुना सफाई का एक वादा है, और उसके लिए आप देखें पहले से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। आपने तस्वीरें भी देखी होगी मीडिया में कि किस तरह से यमुना सफाई के अभियान को अब गति देने की बात कही जा रही है। दूसरी बात यह है कि तरुण चुग की जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण है चूँकि 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापस लौट रही है, तो शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। कार्यकर्ताओं के लिहाज से आम जनता वहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल हो सके, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो इस तरह से कुछ तैयारियां भी बहुत भव्य होनी चाहिए। तो उसके लिए रामलीला मैदान का सुझाव दिया गया है कि वो उचित जगह होगी। अब देखना होगा कि अंतिम तौर पर वहीं शपथ ग्रहण समारोह होता है या फिर कहीं और शपथ ग्रहण समारोह होता है। जो मेरी जानकारी है कि रामलीला मैदान को सबसे ऊपर रखा गया। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे थे कि जो वादे हैं, बीजेपी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन जिन संकल्प पत्र में जिन जिन वादों को दिल्ली की जनता के सामने रखा गया था सबको क्रमशः पूरा किया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो गारंटी पूरा होने की 100% गारंटी है। तो यानी उन वादों पर आगे बढ़ा जाएगा। जिन नामों को रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, खास तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें आरएसएस की क्या भूमिका रहेगी शैलेंद्र, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि तमाम चुनाव जब लड़े जाते हैं उसमें आरएसएस की भी अहम भूमिका रहती है, और उस लिहाज से जब चयन होगा तो क्या अहम केंद्र बिंदु रखे जाएंगे इस लिहाज को पूरा करने के लिए? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो मीडिया में ये बहुत चर्चा रहती है कि आरएसएस की सलाह ली जाती है, और आरएसएस कई बार सलाह मांगने पर सलाह देता भी है, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी को करना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। निश्चित तौर पर राय ली जाती है, और हमने देखा है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की जागरूकता फैलाने में और उन मुद्दों को उठाने में जो एक विफलता थी अरविंद केजरीवाल सरकार की, तमाम वादों को जिन्होंने पूरा नहीं किया आम आदमी पार्टी और की सरकार, आतिशी की सरकार ने, उसको बहुत ज़ोर शोर से जनता के सामने ले जाना और उन मुद्दों को बताना कि किन मुद्दों के साथ ये आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाई है। तो निश्चित तौर पर अगला मुख्यमंत्री कौन हो, कौन सबको साथ लेकर चल सकता है, इस पर एक आरएसएस की राय बहुत मायने रखती है, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी को ही करना है। और ये कई बार ऐसा होता है कि जब ये राय मांगी जाती है या फिर बीजेपी की तरफ से कोई इस तरह की चर्चा होती है तब ये बहुत चर्चा में बात आती है। लेकिन चूंकि दिल्ली का मामला है, 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, तो ऐसे में सभी से चर्चा करके एक आम राय बनाकर ही नाम तय किया जाएगा। चलिए, तो सभी के साथ चर्चा होगी, आम राय के साथ समरसता को आगे लेकर जाया जाएगा, और वो दिन भी अब दूर नहीं है कि जब
जल्द इस राज से पर्दा उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अमेरिकी सरकार के कार्यदक्षता विभाग की, जिसने भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जाने वाले 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन में कटौती की घोषणा कर डाली है। इस फैसले पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की और कहा कि इस कदम से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमेरिकी हस्तक्षेप रुकेगा, प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहेगी। क्या है आखिर ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकार कार्यदक्षता विभाग ने भारत में चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जाने वाले 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन सहित व्यय में कई कटौतियों की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को नए सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख चुना था। शासन में सुधार और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए विभाग ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में इस कटौती की घोषणा की है। विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी गई है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे निम्नलिखित मदों पर खर्च किए जाने वाले थे, जिनमें से सभी को रद्द कर दिया गया है। दुनिया में ऐसे 17-18 देशों की फंडिंग को रोका गया है। सूची में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण के लिए समूह को 48.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल था, जिसमें मोल्दोवा में समावेशी और भागीदारी पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए 2.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर और भारत में चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर शामिल थे। लिस्ट में बांग्लादेश भी शामिल है, जिसका राजनीतिक सुदृढ़ीकरण करने के लिए 2.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोकी गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कंसोर्टियम ऑफ इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग को 486 मिलियन डॉलर, जिसमें मोल्दोवा में समावेशी और भागीदार पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए 22 मिलियन डॉलर और भारत में मतदान प्रतिशत के लिए 21 मिलियन डॉलर शामिल है। ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखल था। इससे किसे फायदा होता है? निश्चित रूप से सत्ताधारी दल को तो नहीं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि विदेशी ताकतों के भारतीय संस्थानों में एक तरह से व्यवस्थित घुसपैठ की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार की जॉर्ज सोरोस से साठगांठ को लेकर निशाना साधा और इसे भारत की चुनावी प्रक्रिया पर ग्रहण जैसा करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम सरकार और असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू के बीच असम समझौते के खंड 6 के संबंध में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त विप्लव कुमार शर्मा समिति की 52 में से 38 सिफारिशों के लिए कार्य योजना पर सहमति बन गई है। बची हुई 14 सिफारिशों पर निर्णय आसू के साथ भविष्य में होने वाली चर्चा में किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। Clause 6 is about constitutional, cultural and land protection for the people of Assam. So Justice Biplab Sharma committee has given recommendation. All Assam Students Union and Assam government has agreed on the action plan for 38 recommendation. For the balance 14 recommendation, further discussion will be conducted, further discussion will be taken place. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एलिजाबेथ पर हमला बोला। सीएम हेमंत ने एलिजाबेथ के पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के साथ मजबूत संबंध होने का आरोप लगाया। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि दोनों लोग क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क नामक वैश्विक जलवायु कार्रवाई समूह में साथ मिलकर काम कर चुके हैं। साथ ही सीएम हेमंता ने कहा कि भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा होने या सहानुभूति रखने वालों को लेकर व्यापक जांच की जाए। Furthermore, both Mr. Ali Sheikh and Srimati Elizabeth Gogoi, a British national, have been a part of global climate action group called the Climate and Development Knowledge Network, which operates both in India and Pakistan. The Assam cabinet notes its concern regarding the explicit involvement of a Pakistani-based leader and the other actor of a climate action group in the matters concerning India's internal affairs, thereby raising serious questions on its actual intent and operations. Additionally, the Assam cabinet directs an extensive inquiry to be conducted to ascertain whether these activities are part of a larger conspiracy and to identify any sympathizer or associate within Assam and across India
who may be aiding Mr. Sheikh's anti-India agenda. वहीं असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। अली शेख लोकसभा सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई का पूर्व सहयोगी रह चुका है। इसे लेकर भाजपा कांग्रेस सांसद की पत्नी पर पाकिस्तान के साथ संबंधों की आरोप लगा रही है। पाकिस्तानी नागरिक अली शेख भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। Ali Sheikh has even served the government of Pakistan in several advisory positions and via committees constituted by Prime Minister of Pakistan. To destabilize Assam, the government of Assam takes Mr. Ali Sheikh attempt to interfere in the domestic matters of the state of Assam and the Republic of India with utmost seriousness. The Assam cabinet has directed the Director General of Police, Assam, to register a case against Sri Ali Sheikh under appropriate provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita and other relevant laws. असम में पहली बार विधानसभा का सत्र राजधानी के बाहर हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही आज दोपहर 12 बजे कोकराझार में होनी है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत डी पहले से ही बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्यालय शहर में मौजूद हैं, जबकि अन्य मंत्री और विधायक यहां पहुंच रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने कहा कि गुवाहाटी के बाहर सदन की बैठक आयोजित करना संसदीय लोकतंत्र को लोगों के करीब ले जाने की एक कोशिश है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि विधानसभा सत्र को राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित करने के ऐतिहासिक निर्णय को प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन के लिहाज से, जिन्होंने क्षेत्र में शांति कायम की है। सत्र की शेष कार्यवाही 19 फरवरी से दिसपुर स्थित विधानसभा भवन में होगी। बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री अजंता नेयोग 10 मार्च को बजट पेश करेंगी। दिल्ली एनसीआर में आज लोगों की नींद भूकंप के झटकों से खुली। इस दौरान भयंकर आवाजें भी सुनाई दी। लोग बुरी तरह से दहशत में आ गए। सुबह 5:36 पर ये झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 4.0 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। अब तक भूकंप में किसी भी तरह के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी एक्स के जरिए उम्मीद जताई कि सभी लोग सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि लोग आपातकालीन सहायता के लिए 112 डायल करें। इस बीच लोगों में काफ़ी डर देखा गया। दिल्ली एनसीआर के भूकंप के 2.5 घंटे बाद भी बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार में 8:02 पर भूकंप के तेज झटके आए। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। साथ ही रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 रही। सीवान इसका केंद्र रहा। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं हर किसी से अपील करता हूं कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, सतर्क रहें। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाकर रखी हुई है। वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य ने एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देते हुए कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। वहीं
जमीयत उलेमा हिंद और दूसरे पक्षकारों की दलील है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन हो। मामले में सांसद ओवैसी ने भी याचिका दायर की है। सीपीएम, कांग्रेस और डीएमके ने भी मामले में खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ 7 याचिकाकर्ताओं को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी। 12 दिसंबर 2024 को सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में याचिका सुन रहा है, कोई भी अन्य कोर्ट ऐसे धार्मिक स्थलों को लेकर कोई सुनवाई या सर्वे का आदेश ना दे जो कानून के दायरे में आते हैं। मौजूदा कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। हिंदू पक्ष का तर्क है कि ये कानून संविधान द्वारा दिए गए 3 मूल अधिकार छीनता है। ये कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के खिलाफ है। इस कानून के चलते वो अपने ही पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को अपने अधिकार में नहीं ले पाते, जो इन समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में आज? जी हाँ, आज चीफ जस्टिस ने इस मामले में एक संकेत ये दिया है कि शायद आज ये सुनवाई टल जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और लगातार आज भी कुछ लोगों ने इसमें खुद को इम्प्लीड करने के लिए अनुमति मांगी। तो कोर्ट ने उस पर यह भी कहा कि आखिर कितने लोग इस मामले में याचिकाकर्ता बनेंगे, और जितने पिटिशनर्स हैं उसको देखते हुए समयाभाव के चलते आज इस बात की काफी संभावना है कि ये मामला मार्च तक के लिए टल जाए। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मार्च में जब सुनवाई होगी तो किन मुद्दों पर आगे बहस होनी चाहिए, इश्यूज क्या फ्रेम किए जाएं, उस पर भी मार्च में सुनवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर इसमें आप देखें कि लगातार जो याचिकाकर्ता हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इसका हिस्सा बनना चाहती हैं। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने यह भी पूछा था कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर इसमें क्यों अपने आप को इम्प्लीड करना चाहती हैं, उनकी क्या मांग है, क्योंकि जहां तक पूजा करने वाले लोगों का या जमीयत की बात करें तो सीधे सीधे उनका मामला बनता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। दोनों पक्ष कह रहे हैं लगातार कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दल भी इसमें पक्षकार बनना चाहते हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में कोर्ट क्या आने वाले दिनों में ये सीमित भी कर देगा कि आगे से और याचिकाएं इस पर स्वीकार नहीं की जाएंगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाने हैं वो 5-6 याचिकाकर्ता हैं, उनकी सुनवाई से भी वो इश्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं। फिलहाल 7 याचिकाकर्ता इस मामले में कोर्ट ने अलाउ किया है उनको कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें, और इसमें नोडल एडवोकेट्स बनाए गए हैं जो दोनों तरफ से जो बातें अपनी एक जगह पर कंपाइल करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं दोनों पक्षों के। तो कुल मिलाकर आज तो ये सुनवाई टलती हुई दिख रही है, क्योंकि सीजीआई ने कहा कि आज समय कम है और याचिकाकर्ता इसमें काफी सारे। अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझने की कोशिश करें तो इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या हैं, विकास? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जब 91 में लाया गया तो क्योंकि बाबरी में जो पूरा मामला चल रहा था, बाबरी मस्जिद और श्री राम मंदिर को लेकर के जो विवाद चल रहा था, तो उस वक्त की जो सरकार थी उसने कहीं ना कहीं ये बात लाने की कोशिश की कि जो विवाद चल रहा है इस तरह की बातें आगे भविष्य में ना हो। हालांकि जब इसको लेकर के याचिकाएं कोर्ट में आई तो ये भी कहा गया कि संसद में इस पर पूरी तरह से बहस जिस स्वरूप में होनी चाहिए वो नहीं हुई, और एक पार्टी के पास नंबर्स थे, वो जो चाहते थे उन्होंने किया। तो ये एक राजनीतिक दल की जो सोच थी, जो उनकी इच्छा थी, उसके आधार पर इस एक्ट को लाया गया, और ये कहीं भी लोगों की जो सोच है, लोगों का जो मत है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सेंटर को इस पर जो अपनी बात रखनी होगी वो सबसे अहम होगी कि इस एक्ट को लेकर के केंद्र किस तरह की बातें अपनी रखता है, लेकिन वो सब जब विस्तार से सुनवाई होगी तो बात और साफ होगी और इसमें स्पष्टता आएगी। लेकिन कुल मिलाकर के याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि ये एक्ट मनमानी करके तत्कालीन सरकार लाई, और ये सीधे सीधे उनके जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, खासतौर से 25 और 26 में जो दिए गए हैं, उनका सीधे सीधे ये उल्लंघन करता है, और इसीलिए इसको नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और खास तौर पे आखिरी सवाल है कि जो तमाम प्रावधान हैं उनमें से कौन से अहम प्रावधान को चुनौती दी गई है जो तमाम याचिकाकर्ता अपनी याचिका में कह रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो जिस पर ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये कट ऑफ डेट 1947 कैसे तय की गई है। तो जो सेक्शन ये कहता है कि कट ऑफ डेट 1947 होगी, वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन आजकल महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जब किसी एक्ट के ऐसे प्रावधानों को चुनौती दी जाती है
जो कि उसका फाउंडेशन है, तो वो पूरा एक्ट जाता है। तो सेक्शंस की बात यहां नहीं रह जाएगी यहाँ चल कि सेक्शन 3, 5, 6 इस तरह की हम बात करें, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है वही सीधे सीधे यानी इसकी नींव पर हमला है बिल्कुल। जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से किया गया है। तो ये जाएगा तो ये पूरा एक्ट जाएगा, ना कि ये, क्योंकि 1947 की जो कट ऑफ है इसको आर्बिट्ररी बताया गया। तो अगर ये चली जाती है तो ये पूरा एक्ट ही, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा और इसकी कोई वजह नहीं रहेगी एग्जिस्टेंस की। तो ये पूरा एक्ट जाएगा जब भी जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। और आइए अब सुप्रीम कोर्ट की खबर के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश सरकार का, जिसने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति जारी की। नीति के तहत 1 अप्रैल से राज्य के पवित्र क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। जिन पवित्र धार्मिक क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद होंगी उनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर आदि शामिल हैं। नई आबकारी नीति के अनुसार हर जिले में जिला निष्पादन समिति बनाई जाएगी, जो शराब की दुकानों का स्थान परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निष्पादन संबंधी कार्य करेगी। शराब की दुकान बंद करने का प्रस्ताव आबकारी आयुक्त दे पाएंगे, पर अंतिम निर्णय राज्य शासन का होगा। 2025-26 में लो अल्कोहलिक बेवरेज बार शुरू किया जाएगा, जहां स्पिरिट का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। 1 अप्रैल से व्यावहारिक आयोजनों के लिए अलग लाइसेंस फीस होगी। सभी मदिरा दुकानों पर POS मशीन्स लगाई जाएंगी और स्कैनिंग से बिक्री होगी। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाएंगे और विदेशी मदिरा भंडागार को स्मार्ट वेयर हाउस में बदला जाएगा। अमेरिका से पंजाब के अमृतसर में आए अवैध भारतीय प्रवासियों के तीसरे जत्थे को अब उनके संबंधित राज्यों में भेजा जा रहा है। दरअसल अमेरिका से 112 अवैध प्रवासियों को लेकर एक सैन्य विमान रविवार देर रात अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। अवैध रूप से अमेरिका चले गए भारतीय नागरिकों के दूसरे बैच के अमृतसर में उतरने के ठीक एक दिन बाद भारतीय नागरिकों के तीसरे बैच को लेकर विमान पहुंचा। अधिकारियों के अनुसार प्रवासियों के खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई। एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रवासियों की डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें उनके राज्य भेजा जाएगा। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 53 करोड़ के पास पहुंच गई। रविवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 49 लाख लोगों ने स्नान किया। वहीं प्रयागराज में स्नान करने वालों की कुल श्रद्धालुओं की संख्या 52 करोड़ के पार जा चुकी है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के उत्साह का अभिनंदन किया। योगी आदित्यनाथ ने इस पर खुशी जताई है। 13 जनवरी से शुरू हुए दुनिया के इस सबसे बड़े मानव समागम में व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, इसे लेकर यहां आए श्रद्धालुओं से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। 13 जनवरी से तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन अहरनिश अनवरत जारी है। अब तक 52 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि केवल भारत और चीन की जनसंख्या ही इससे ज़्यादा है। ये दुनिया का जीवंत आश्चर्य इसलिए है क्योंकि यहाँ बगैर किसी निमंत्रण के इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। 14 फरवरी की तारीख महाकुंभ 2025 के आयोजन में याद रखी जाएगी, जब 50 करोड़ का आंकड़ा पवित्र त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं ने स्नान करके विश्व कीर्तिमान रचा। ये पहला ऐसा आयोजन है जो कि दुनिया को चकित कर देने के लिए पर्याप्त है, मुदित कर देने के लिए पर्याप्त है, और साथ ही साथ दुनिया इस तरीके से देखकर चलती है कि किस तरीके से सत्य सनातन शाश्वत की धारा में हर कोई आकर मिलता चला जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग तरीके की बातें सोशल मीडिया या फिर नकारात्मक बातें भी की जाती हैं। आपको यहाँ का आयोजन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम जब से आए हैं, जब से चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है, एक एक बंदे के लिए एक एक पुलिस है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। जो भी अगर दिक्कत होती है, जो भी है, वो लोगों की अपनी वजह से होती है। बाकी यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि इतने सारे लोगों को संभालना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग फिर आज कल डुबकी लगाए, आज भी जा रहे हैं। इतना मन कर रहा है कि हम लोग यहाँ ही बस जाते। इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा है।
कुछ युवा हैं हमारे साथ, कुछ नई पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान हैं। आप बताएं कि किस तरीके का ये पूरा आयोजन है। 52 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक यहाँ स्नान कर चुके हैं। हाँ जी, हम लोग भी लखनऊ से आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। हम लोग सुबह आए थे और यहाँ पे लगभग 2 बजे पहुँचे हैं और हम लोग नहा के बस दर्शन करके निकल रहे हैं। साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की? मैं बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग यहाँ पर व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर बेहद प्रशंसा भरी बातें करते हैं। अगर दुनिया को ये देखना है कि किस तरीके से गंगा यमुना की अविरल धारा की तरह हमारा सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्य पूरी दुनिया को नई सीख देता है, तो उसे तीर्थराज प्रयागराज आना होगा, त्रिवेणी में स्नान करना होगा, आत्मसात करना होगा भारत भारतीयता को। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए आज से 5 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। इसके साथ ही रेल मंत्रालय की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि प्रयागराज की ओर से जाने वाली सभी विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। साथ ही प्रयागराज जाने के इच्छुक सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या अजमेरी गेट की तरफ से आएंगे और जाएंगे। वहीं मंत्रालय ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया और उनसे किसी भी पूछताछ और यात्री सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने के लिए कहा। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी प्लेटफॉर्म से नियमित ट्रेनें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। ये उपाय ज़्यादा भीड़भाड़ वाले समय में भीड़ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने से रोकने की दिशा में बड़ा कदम है। मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल और राजकीय रेलवे पुलिस बलों की तैनाती बढ़ाई है। उत्तर रेलवे ने प्रयागराज की ओर से जाने वाले लोगों की अतिरिक्त संख्या को कम करने के लिए कल शाम 7 बजे तक 3 विशेष ट्रेनें चलाईं। प्रयागराज की ओर से जाने वाली नियमित ट्रेनों के अलावा शाम के समय की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए एक और विशेष ट्रेन रात 9 बजे रवाना हुई है। महाकुंभ 2025 में दिव्य ज्योति वेद मंदिर द्वारा आयोजित अखंड रुद्रीपाठ महादिव्य अनुष्ठाश्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए विश्व का सबसे बड़ा रिले जाप का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ये महाअनुष्ठान भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाला अद्वितीय आध्यात्मिक आयोजन है। 33 दिनों तक अनवरत वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाता है, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ 2025 में विश्व कीर्तिमान बना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान किया है। विश्व कीर्तिमान अगर श्रद्धालुओं के स्नान का बना है तो विश्व कीर्तिमान इस महाकुंभ नगर में अनेक अनुष्ठानों द्वारा भी बना है। ऐसा ही एक अनुष्ठान है दिव्य ज्योति वेद मंदिर का अखंड रुद्री पाठ महादिव्य अनुष्ठान, जहां पर धर्म, विज्ञान, संस्कृति का त्रिवेणी का संगम हुआ है, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण का सतत संहिता पाठ किया गया है और जिसे कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस विश्व कीर्तिमान को पंजीकृत किया है। वेद का प्रभाव है, ये पूरी दुनिया के अंदर पहुँचे और लोग इस वाइब्रेशन को समझ पाएँ, जो विज्ञान है, जो हमारा सनातन विज्ञान है, उसको समझ पाएँ। इस वजह ये प्लानिंग इसलिए बनी कि यहाँ एक गंगा के किनारे और ब्रह्मज्ञानी बच्चे हैं, ये सारे भाई बहन जो जितने भी हैं, ये ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा ये वेद पाठ किया जाए। अखंड रुद्रीपाठ महादिव्यानुष्ठान का उद्देश्य यह है कि विश्व शांति और आध्यात्मिक सामंजस्य का संवर्धन हो, पर्यावरणीय शुद्धिकरण और सामंजस्य का स्थापना हो। अखंड रुद्रीपाठ महादिव्यानुष्ठान भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सशक्त प्रस्तुतिकरण है। यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान के विषय में बताया जा रहा है और केवल बताया नहीं जा रहा, ईश्वर को देखा जाता है। ईश्वर का साक्षात दर्शन अनुभव है ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, ये ज्ञान भी यहाँ पर दिया जा रहा है और इस अध्यात्म के कारण ही जितनी भी शांति है वो हमें मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाती है जब वो ध्यान साधना करता है। दुनिया यहाँ पर देखती है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, किस तरीके से भारत विकास और विरासत को साथ लेकर चल रहा है और इस महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया एक बार फिर इस बात का साक्षात्कार कर रही है कि किस तरीके से वैदिक ऋचाओं की पथ प्रदर्शिका पर बढ़ते हुए
हमारे मंत्रद्रष्टा, हमारे साधक, हमारे तपस्वी, हमारे सन्यासी और यहाँ तक कि हमारे गृहस्थ भी अपनी विरासत को संरक्षित रख रहे हैं, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार का संवर्धन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में प्रतिबंध लगाया, जिसमें हजारों जमाकर्ताओं को गहरा झटका लगा है। इनमें से कई जमाकर्ताओं ने कुछ दिन पहले ही बैंक में भारी रकम राशि जमा करवाई थी और उनके लिए राहत ये है कि जमा बीमा दावे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जमाकर्ताओं को 14 मई तक 5 लाख रुपए निकालने की अनुमति दी गई है। जमा बीमा और उधारी गारंटी कोऑपरेशन के तहत बैंक के 90% जमाकर्ताओं की जमा राशि पूरी तरह बीमित है। DICGC ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि जमाकर्ताओं को अनिवार्य रूप से अपना दावा 30 मार्च तक जमा करना है और ये राशि उनके वैकल्पिक बैंक के खाते में जमा करा दी जाएगी। एसबीआई के पूर्व जनरल मैनेजर श्रीकांत को फिलहाल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का दैनिक कामकाज देखने की जिम्मेदारी दी गई है। RBI बैंक के पुनर्गठन और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए आगे की रणनीति बना रहा है। बैंक के जमाकर्ताओं को फिलहाल धैर्य रखने की सलाह दी गई है। और अब बात फास्टैग से जुड़ी हुई। अगर आप फास्टैग का रिचार्ज करना भूल जाते हैं या आपके खाते में कोई समस्या है तो अब आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। फास्टैग के नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। नए फास्टैग नियमों के तहत कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड टैग वाले यूजर्स पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम उन यूजर्स को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैकलिस्टेड हैं। नए नियमों के तहत अगर गाड़ी को टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से अधिक समय तक और टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो लेन देन अस्वीकार हो जाएगा। ऐसे पेमेंट एरर कोड 176 लिखकर रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे में यूजर्स को टोल शुल्क का 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वाहन के टोल रीडर से गुजरने के बाद टोल लेन देन 15 मिनट से अधिक समय में किया जाता है तो यूजर्स पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। पहले यूजर्स टोल बूथ पर ही फास्टैग रिचार्ज कर आगे जा सकते थे, अब फास्टैग पहले ही रिचार्ज करना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान में भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण में भाग लिया। उद्घाटन सत्र में उन्होंने भारत के क्षेत्रीय सहयोग और भारतीय महासागर क्षेत्र को स्थिर बनाने की प्रतिबद्धता जताई। जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में भारत ओमान संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और ओमान 70 वर्षों के कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक एक विशेष लोगो का अनावरण किया। इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने ओमान में भारतीय समुदाय के इतिहास पर आधारित पुस्तक मांडवी टू मस्कट का विमोचन भी किया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से भी द्विपक्षीय बैठकें की। डॉक्टर जयशंकर की इस यात्रा से भारत और ओमान के संबंधों को मजबूती मिलेगी, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा भी। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये है डीडी न्यूज़ का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट
सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। यूरोपीय नेता यूक्रेन में संघर्ष पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन के पेरिस में इकट्ठा होने वाले हैं। अमेरिका रूस के साथ शांति वार्ता पर आगे बढ़ रहा है, जिससे यूरोपीय देश खासे परेशान हैं। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप और अमेरिका यूक्रेन रूस संघर्ष पर दूर जा रहे हैं, जबकि वॉशिंगटन लगातार मॉस्को के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर और भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही कार्मर यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप को करीब लाने की कोशिश में है। वो इस महीने के अंत में अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। वहीं यूक्रेन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत ने हाल ही में कहा था कि शांति वार्ता के लिए यूरोपीय नेताओं से परामर्श लिया जाएगा, लेकिन वो संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच किसी भी वार्ता में शामिल नहीं होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। ज़ेलेंस्की के दौरे से संभावित शांति वार्ता को लेकर हलचलें बढ़ गई हैं। ज़ेलेंस्की जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के बाद यहां पहुंचे। उनके कार्यालय द्वारा जारी फुटेज में उन्हें और उनकी पत्नी को रविवार देर रात हवाई अड्डे पर एक अमीराती अधिकारी और ऑनर गार्ड के द्वारा स्वागत करते हुए दिखाया गया। रूस के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की की ये संयुक्त अरब अमीरात की पहली यात्रा है। ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने ऑनलाइन संदेशों में कहा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे और भी अधिक नागरिकों को कैद से छुड़ाकर वापस लाना है। साथ ही यूक्रेन की ओर से ये भी कहा गया कि इस दौरे के दौरान निवेश और आर्थिक साझेदारी के साथ साथ बड़े पैमाने पर मानवीय कार्यक्रम पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। सऊदी अरब को लंबे समय से शांति वार्ता के लिए एक संभावित स्थल के रूप में रखा गया है, क्योंकि यहाँ रूसी और यूक्रेनी प्रवासियों की बड़ी आबादी रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह सुझाव दिया था कि वो सऊदी अरब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि यूक्रेन रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल होगा। इन तमाम नए घटनाक्रम के बीच संभावना है कि जल्द ही रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को गाजा में स्थानांतरित करने के ट्रंप के विचार के साथ आगे बढ़ने के संकेत दिए। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने का विकल्प दिया जाना चाहिए। वहीं यरूशलेम में एकत्रित यहूदी अमेरिकी संगठनों से बात करते हुए नेतन्याहू ने गाजा से फिलिस्तीनियों को फिर से बसाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना की फिर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों की जबरन बेदखली नहीं होनी चाहिए। 78वें वार्षिक समारोह में बाफ्टा में किसी विशेष फिल्म का दबदबा नहीं रहा। इसके बजाय कॉन्क्लेव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए पुरस्कार जीते। वहीं 4 बाफ्टा पर द ब्रूटलिस्ट बराबरी पर रही। एनोरा के लिए मिकी मेडिसन और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आदि महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ये महोत्सव 24 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश के कोने कोने से जनजातीय कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। ट्राइफेड द्वारा आयोजित ये महोत्सव का मकसद जनजातीय समुदायों की जीवन, संस्कृति, विरासत और क्षमता को देश दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट।
आदिवासी महोत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जो 16 से 24 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में देश के विविध हिस्सों से 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, 500 कलाकार पहुंचे हैं। 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए गए हैं। उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 10 सालों में जनजातीय समाज को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के अनेकों कार्य हुए हैं। जनजातीय बजट में कई गुना इजाफा हुआ है। संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। जनजातीय गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। बच्चों के लिए छात्रावास जैसी सुविधाएं विकसित हुई हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा स्थापित किए गए हैं। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुच्छेद में शामिल करने का अपने प्रयास को याद करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदि महोत्सव पर बोलते हुए जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि पिछले सरकारों ने जनजातीय समाज को पहचानने में 50 साल की देरी की। ये 25 स्टॉल इतना कंपटीशन के बाद यहाँ आए हैं, आप इसको देख लीजिए। तो मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ, आप ये मौका लीजिए। दिल्ली में हम ये पहला बार नहीं कर रहे हैं, ये विगत 8 साल से हम लोग ये कंटिन्यूसली इसको कर रहे हैं। ये महोत्सव काफी दिल्ली में केवल नहीं होगा, ये बहुत सारे शहर में होता है। 450 से ज्यादा महोत्सव हम लोग कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारे हजारों ट्राइबल लोग यहाँ आपका इन्वॉल्व हुए हैं। आदि महोत्सव ने जनजातीय समाज को एक मंच दिया है। उस मंच पर समाज की संस्कृति है, विरासत है। विरासत के साथ उनकी शिल्पकारी है, जो जनजातीय समाज को मुख्य धारा का हिस्सा बना रहा है। आदि महोत्सव जनजातीय समाज के लिए केवल आयोजन नहीं है, बल्कि यह उनकी जीवंतता, उनकी विरासत का एक प्रमाण है, एक नमूना है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आदि महोत्सव के जरिए जनजातीय समाज को आर्थिक सशक्तिकरण और बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाना है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ धीरज कुमार, BD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात क्रिकेट की। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। प्रतियोगिता का 18वां संस्करण 22 मार्च 2025 से शुरू होना है। वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। इस सीजन में कुल 13 आयोजन स्थल पर 74 मैच खेले जाएंगे। इनमें 12 डबल हेडर मुकाबले, यानी एक ही दिन में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दोपहर के मुकाबले 3:30 बजे से शुरू होंगे। वहीं शाम के मुकाबलों की शुरुआत 7:30 बजे से होगी। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। उत्तर पूर्व भारत के राज्य से दिल्ली पढ़ने आए हुए छात्रों के लिए यूनिटी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव का आयोजन असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर मिलकर कर रहे हैं। इस उत्सव में 1000 से अधिक छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट संगठन सोशल वेलफेयर द्वारा राजधानी दिल्ली में यूनिटी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार आयोजित किए जा रहे इस इवेंट में उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्यों के 1000 से अधिक छात्र छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस यूनिटी उत्सव का थीम वन वॉइस वन नेशन है। यूनिटी उत्सव के तहत खेल स्पर्धाएं और सांस्कृतिक आयोजन देखने को मिल रही हैं। यूनिटी उत्सव में हिस्सा ले रहे छात्रों ने इस नई पहल की प्रशंसा की और माना कि इसके जरिए उन्हें एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिला है। We love to see our own kind of people here, where we came from, uniting. Though we hardly see each other through our own work here in this place, but we get to unite here as in this organization. So it's good. We love it. I think sports play a very important part in our human society now. It's a form of gathering, form of socializing. So I think this is very good to socialize, and we get to meet all the wonderful people from Northeast, like from different states, and also from people from Delhi. ना? मैं तो एक छोटे से टाउन से आती हूँ, सिलचर से, तो वहाँ पे इतना भी एक्सपोजर नहीं था जितना कि दिल्ली में आने के बाद मिला। फिर यहाँ पे आके जो मुझे यूनिटी उत्सव के बारे में जब पता चला, फिर उसके बाद हमारे जो सोसाइटी है उन्होंने जो हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम यहाँ पे आके खुद को रिप्रेजेंट कर सके, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर सभी स्टेट्स को भी हम देख पाए कि सभी स्टेट्स के लोग आते हैं, पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करते हैं, सभी के साथ खेल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर किसी भी प्रकार की स्टीरियोटाइप्स या प्रेजुडिसेस एग्जिस्ट करती हैं तो वो ऐसे इंटरेक्शन से ख़त्म होती हैं, फिर क्योंकि हम उनसे दोस्ती करते हैं, हम जानते हैं एक दूसरे कल्चर। सो इस तरह का स्पोर्ट्स का इवेंट करना, क्योंकि स्पोर्ट वैसे ही हमको इतना टीम स्पिरिट, कॉमरेडशिप सब कुछ सिखाता है। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा हमको पार्टिसिपेट करके। यूनिटी उत्सव खेल भावना को बढ़ाने और उत्तर पूर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने का एक अनोखा तरीका है। 15 फरवरी से शुरू हुए यूनिटी उत्सव का समापन समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों में खौफ पैदा होता है, लेकिन अगर समय रहते बीमारी का पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कैन सपोर्ट संस्था ने बीमारी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रविवार को दिल्ली में देश के सबसे बड़े कैंसर जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन किया। देखिए खास रिपोर्ट। कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कैन सपोर्ट संस्था ने रविवार को नई दिल्ली में सबसे बड़े कैंसर जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन किया। कैंसर पीड़ितों के लिए सभी समुदाय और आयु वर्ग के लोगों ने इस वॉकथॉन में हिस्सा लिया और कैंसर रोगियों व उनकी देखभाल करने वालों की मदद के लिए प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैन सपोर्ट की मानद सचिव राधिका शापूर जी ने कहा कि मित्रों और परिवार का सहयोग कैंसर रोगियों के लिए बीमारी से लड़ने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। We need more love and compassion. Please love your families, your children. They need that. They need the hug. They need the kind words. Those are the healing touches that will be far more, will fight cancer far more than any medicine that can. यह कार्यक्रम न सिर्फ कैंसर के प्रारंभिक उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अहम है, बल्कि इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच डर को दूर करने में भी सहायक है। वॉक फॉर लाइफ वॉकथॉन की शुरुआत स्तन कैंसर को मात दे चुकी जेनी मलफोर्ड ने 2008 में की। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में कैंसर का पता चल जाने से इसका इलाज भी संभव है। Being a breast cancer survivor myself, I said the very best part was what I've learned, and I learned not to be afraid, and I learned also how strong I could be. इस कार्यक्रम में कैंसर से पीड़ित हुए और इस बीमारी को मात दे चुके लोगों ने भी हिस्सा लिया। Actually, I'm blessed. I just say thank you, cancer, because I feel that I could change the direction of my life. I started to handhold cancer patients, and that's what has actually kept me going. इनमें से प्रत्येक के साथ उनके साहस, हिम्मत और जीवन जीने की प्रबल इच्छा की कहानी जुड़ी हुई है। इनमें से हर एक की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इन्होंने साबित किया है कि मुश्किल हालातों का हिम्मत के साथ सामना करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई जीतना संभव है। प्रिया यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और विमेंस प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में गुजरात जॉयंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया। यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 143 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात जॉयंट्स की एशले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। युगांडा के जेकब किपलिमो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट बने। किपलिमो ने बार्सिलोना में आयोजित मैराथन 56 मिनट और 42 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड में 48 सेकंड्स की कटौती की। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।